हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में चरक संहिता का 10वां अध्याय जो कि है महाचतुष्पाद अध्याय स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने चतुष्पाद टॉपिक को लेकर मैत्रेय और आत्रेय के बीच में हुए विवाद को देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आत्रेय का ये कहना था, आत्रेय का क्या कहना था? आत्रेय का ये कहना था कि 16 गुणों से युक्त, आत्रेय का ये कहना था कि 16 गुणों से युक्त जो चतुष्पाद है ना, 16 गुणों से युक्त ये जो चतुष्पाद है ये रोगी को आरोग्य प्रदान करने में कारण है ना, रोगी को आरोग्य प्रदान करने में क्या है? कारण है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा आत्रेय ने बोला। ठीक है, इनके ही शिष्य जिसका नाम क्या था? मैत्रेय, है ना, इनका ही शिष्य जिनका नाम क्या था? मैत्रेय। मैत्रेय का क्या कहना था कि आप जो ये कह रहे हैं कि चिकित्सा के 4 पाद जो है वो रोगी को आरोग्य प्रदान करने में कारण है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। ठीक है, मैत्रेय ये कहते हैं कि अगर चतुष्पाद रोगी को आरोग्य प्रदान करने में कारण है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि चतुष्पाद के होते हुए भी, है ना, यानी कि किसी रोगी के पास सभी साधन और उपकरण है ना, सेवा करने के लिए परिचारक भी है, वो खुद भी दृढ़ मनोबल संपन्न है ना, और उसके पास कुशल वैद्य भी है, यानी कि चिकित्सा के चारों पद अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उस रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आत्रेय की बात का खंडन करते हुए मैत्रेय अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, तो मैत्रेय की इस शंका को दूर करने के लिए, मैत्रेय की क्या शंका थी कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चतुष्पाद यानी कि चिकित्सा के चारों पाद अवेलेबल रहने पर भी, है ना, अवेलेबल रहने पर भी क्या होता है? स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? एक मिनट। कभी कभी क्या होता है, मैत्रेय की क्या शंका थी? मैत्रेय की यह शंका थी कि कभी कभी क्या होता है, 4 पाद अवेलेबल रहने पर भी क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है ना, रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस शंका को, मैत्रेय की इस शंका को दूर करने के लिए वापस आत्रेय अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, है ना। आत्रेय क्या बोलते हैं? आत्रेय ये बोलते हैं कि ये जो चतुष्पाद है ना, आत्रेय क्या बोलते हैं? आत्रेय ये बोलते हैं कि ये जो चिकित्सा के 4 पाद है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताए गए हैं? साध्य रोगों के लिए बताए गए हैं, है ना। किसके लिए बताए गए हैं? साध्य रोगों के लिए बताए गए हैं, है ना। अगर आप इस चतुष्पाद को असाध्य रोगों के लिए बोल रहे हो, है ना, असाध्य रोगों के लिए बोल रहे हो, तो चतुष्पाद तो असाध्य रोगों के लिए है ही नहीं। तो इस तरह से मैत्रेय की इस शंका को दूर करते हुए आत्रेय ये कहते हैं। फिर आत्रेय ये बोलते हैं कि अगर किसी चिकित्सक के पास कोई रोगी आता है तो सबसे पहले उस चिकित्सक को उस रोगी की भली प्रकार से क्या करना चाहिए? परीक्षा करना चाहिए कि उसे जो रोग हुआ है वो साध्य रोग है या असाध्य रोग है। अगर उसे साध्य रोग है तो फिर 4 पादों का विधि पूर्वक प्रयोग करने से उसकी चिकित्सा करना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल होगा। और अगर उसे असाध्य रोग है तो फिर उसे उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर फिर भी वो चिकित्सा कर रहा है तो फिर वो धन के लालच में आकर चिकित्सा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आत्रेय ने मैत्रेय की शंका को दूर किया। अब चूंकि आत्रेय ने यह बोला कि आपको क्या करना है? भली प्रकार से रोगी की चिकित्सा करना है, कि उसे परीक्षा करना है। ठीक है, भली प्रकार से रोगी की सबसे पहले क्या करना है? परीक्षा करना है कि उसे साध्य रोग है या असाध्य रोग है। तो परीक्षा कैसे करोगे? जब आपको पता होगा कि साध्य रोग के क्या लक्षण है, असाध्य रोग के क्या लक्षण है, तभी तो आप परीक्षा कर पाओगे। इसीलिए इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं जो कि है साध्य असाध्य। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं? टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पक्का है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी इस टॉपिक से 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इस टॉपिक के सारे श्लोक आपको याद करना है ना, जो मैं नोट्स में लेकर आया हूँ, सारे श्लोक याद करना है। सारे श्लोक क्या है? इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर साध्य असाध्य की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई है ना, यानी कि साध्य असाध्य का क्या फल है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखिए जो वैद्य साध्य असाध्य रोगों के भेद को जानता है और यह रोग साध्य है, यह जानकर अगर वो क्या करता है, समय से चिकित्सा प्रारंभ कर देता है, तो वह रोगी को निरोग बनाने में अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि अगर किसी चिकित्सक के पास कोई रोगी आ रहा है और कोई चिकित्सक भली प्रकार से उसकी परीक्षा करता है कि उसे साध्य रोग है या असाध्य रोग है ना, और अगर परीक्षा करने पर वो ये पाता है कि इस रोगी को साध्य रोग है, और यह जानकर अगर चिकित्सक समय से चिकित्सा करना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने कार्य में निश्चित रूप से क्या होता है, सफल होता है, यानी कि वो रोगी के रोगों को दूर कर देता है। ठीक है, और अगर अगर कोई वैद्य क्या करता है, चिकित्सा करता है और ये पाता है कि उस रोगी को असाध्य रोग है, और असाध्य रोग जानते हुए भी अगर वो क्या करता है, उसकी चिकित्सा करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लालच ये सब कराती है। आप सभी को पता है असाध्य रोग की चिकित्सा करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई वैद्य ये जानकर चिकित्सा करता है तो उसे कहीं ना कहीं किसका लालच है, धन का लालच है। ठीक है, वो तो ये सोचता है कि चलो रोग तो है ही, है ना, जब तक मरता नहीं है तब तक इलाज करते जाओ, पैसा हड़पते जाओ, है ना, मर गया तो बोल देंगे घर वालों को मर गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई वैद्य सोचते हुए, यानी कि जानते हुए कि असाध्य रोग है, फिर भी उसकी चिकित्सा करता है, तो आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला, जो वैद्य असाध्य रोग की चिकित्सा करता है तो वह निश्चित रूप से अर्थ की हानि, विद्या का असम्मान, यश की हानि और लोक निंदा और लोकप्रियता के राज का पात्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर साध्यता और असाध्यता का क्या बताया, फल बताया। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लेकर आया हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन मार देता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको पूरी सीरीज चाहिए एक ही जगह पर, है ना, लेक्चर चाहिए, लेक्चर का नोट्स भी चाहिए, तो उसके लिए आप आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। आप जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको 2 कोर्स मिलेगा। एक सुश्रुत 2.0, जो सुश्रुत 2.0 कोर्स है ना, जो सुश्रुत 2.0 कोर्स है वो किसके लिए है, न्यू बैच के लिए, यानी कि बैच 2024, है ना, और जो BMS फर्स्ट प्रो कंप्लीट कोर्स है आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको BMS फर्स्ट प्रो कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। तो जो BMS फर्स्ट प्रो कंप्लीट कोर्स है 2023 बैच के लिए। ठीक है, इस बैच में अभी आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम को देखते हुए मैंने वहां पर 30% ऑफ कर रखा है। तो 30% डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है, बैच 2023, है ना। इस कूपन कोड को आप जैसे ही यूज करते हैं तो आपके लिए जो कोर्स का प्राइस है उसमें से 30% ऑफ हो जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लगभग 2800 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट चेक कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जम से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है 1 महीना आपके एग्जाम को, है ना। मैं भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप भी आपकी पढ़ाई में लग जाइए और फोड़ कराइए, मतलब नाम चलना चाहिए आयुर्वेदा विंग्स का। आई बात समझ में, जब आपका रिजल्ट आए तो धड़ाधड़ 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 जो टॉप है ना, जो टॉप रैंकर है वो कहाँ से आना चाहिए, वो आयुर्वेदा विंग्स आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट डाउनलोड कीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। चलो उस चीज को मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ थोड़ा। तो अ फिजिशियन हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, a physician who can distinguish between curable and non-curable disease and initiate treatment in time with the full knowledge of therapeutics can certainly accomplish his objective of curing the disease। जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, a physician who undertakes the treatment of an incurable disease, यानी कि असाध्य रोग जानते हुए भी अगर कोई फिजिशियन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो would undoubtedly subject himself to अर्थ हानि यानी कि लॉस ऑफ वेल्थ होगा, विद्या हानि यानी कि लॉस ऑफ नॉलेज होगा, है ना, यश हानि यानी कि लॉस ऑफ फेम होगा, और उपक्रस यानी कि जन हाँ उपक्रस, उपक्रस, एंड ही विल आल्सो अर्न बैड रिपोर्ट। देखो अब एक चीज आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपके ऑप्शन में है,
तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करिए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द आयुर्वेदा, है ना। तो आप हिंदी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दीजिए, है ना, अगर आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि देखो मैं खुद भी ज़्यादा इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि मेरे पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में भी नोट्स ले आता हूँ। लेकिन अगर आप में से, है ना, आप में से जितने भी लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पेपर राइटिंग जो है वो हिंदी लैंग्वेज में करिए। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को खुद को थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश वाला थोड़ा। चलिए अब हम बात करते हैं साध्य असाध्यता के प्रकार। अब देखो ये प्रकार, अब यहाँ पर आप कैसे जानोगे कि साध्य व्याधि है असाध्य व्याधि है, तो उसके लिए आगे यहाँ पर पहले तो प्रकार बताया है ना, जो कि हम इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे, फिर आगे लक्षण बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रकार को देख लीजिए, है ना। इस प्रकार को देखने से पहले मैं आपको एक टेबल पर ले चलता हूँ, है ना। ये टेबल को आप देखिए, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा पता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्याधि के प्रकार, व्याधि कितने प्रकार की होती है ना, व्याधि के प्रकार, और साथ में फिर इन प्रकारों के लक्षणों को बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, व्याधि के प्रकार को बताना। तो व्याधि यानी कि डिसीज कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या हो जाएगा साध्य व्याधि, और दूसरी कौन सी होती है आपकी असाध्य व्याधि, है ना। साध्य व्याधि की बात करते हैं तो साध्य व्याधि जो कि क्यूरेबल होती है, यानी कि जिसको चिकित्सा करने से ठीक किया जा सकता है ना। और असाध्य व्याधि किसी होती है, इनक्यूरेबल होती है, यानी कि चिकित्सा करने पर भी ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अगेन अगर हम साध्य की बात करें तो साध्य व्याधि अगेन 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो क्या हो जाएगा सुख साध्य, और दूसरा क्या हो जाएगा कृच्छ साध्य। सुख साध्य नाम से आपको पता चल रहा है ये इजीली क्योर्ड, यानी कि आसानी से इस व्याधि को ठीक किया जाता है। ठीक है, ठीक किया जा सकता है, सुख साध्य। और कृच्छ साध्य, कृच्छ का मतलब क्या होता है कष्ट, है ना, यानी कि यहाँ पर इस व्याधि को ठीक करने के लिए पेशेंट्स को थोड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है, क्योंकि कृच्छ साध्य व्याधि में चिकित्सा करते वक्त, है ना, चिकित्सा करते वक्त शस्त्र, है ना, शस्त्र, क्षार, दाह कर्म, है ना, विष आदि इन सब का प्रयोग किया जाता है ना। इन सब का क्या किया जाता है, चिकित्सा करने में प्रयोग किया जाता है, जिस कारण रोगी को थोड़ा कष्ट भी होता है ना। यानी कि क्योर तो होती है, लेकिन थोड़े यहाँ पर डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ये जो सुख साध्य और कृच्छ साध्य है, इनको अगेन, यानी कि सुख साध्य को भी और कृच्छ साध्य को भी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या जाएगा अल्प चिकित्सा साध्य, मध्य चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। अल्प चिकित्सा साध्य में थोड़े से ट्रीटमेंट करने पर व्याधि ठीक हो जाती है, मध्य चिकित्सा साध्य में थोड़ा और ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उत्कृष्ट में मध्य से भी ज्यादा क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर नीड्स माइल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि थोड़े से ट्रीटमेंट में ठीक हो जाती है, यहाँ पर मॉडरेट ट्रीटमेंट, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या देखा हमने, सुख साध्य साध्य व्याधि। साध्य व्याधि 2 पार्ट की होती है, सुख साध्य कृच्छ साध्य। सुख साध्य इजिली क्योर्ड, कृच्छ साध्य क्योर्ड बट विथ डिफिकल्टी। ठीक है, अगेन सुख साध्य कृच्छ साध्य डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अल्प चिकित्सा साध्य, मध्य चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं असाध्य व्याधि, तो असाध्य व्याधि को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, याप्य और अनुपक्रम, है ना। याप्य की बात करते हैं तो याप्य व्याधि क्या होती है, याप्य व्याधि वे व्याधि होती है जहां पर मनुष्य की आयु शेष रहने पर, थोड़ा सा पथ्य आहार विहार देने पर, है ना, और भली प्रकार से औषधि कर्म करने पर यहाँ पर क्या किया जाता है, रोगी को चलने फिरने लायक बना दिया जाता है ना। यहाँ पर रोग ठीक नहीं होता है ना, ये मत समझना कि यहाँ पर रोग ठीक हो जाएगा। रोग जो है वो ठीक तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा है कि पथ्य आहार विहार देकर उचित प्रकार से औषध कर्म करने पर हम रोगी को चलने फिरने लायक बना देते हैं, है ना, यानी कि कुछ दिन और वो जी सकता है, ऐसा बोल दो आप। ठीक है, और अनुपक्रम जो है नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर आप चिकित्सा भी करेंगे तो चिकित्सा का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसी व्याधि को क्या बोला गया है, इसी व्याधि को प्रत्याख्याय भी बोला गया है ना। प्रत्याख्याय क्यों क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अनुपक्रम व्याधि की चिकित्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके परिजनों को बता दें कि ये बचने लायक नहीं है, यहाँ पर अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं और ये बचने लायक नहीं है ना। तो इस तरह से इसे प्रत्याख्याय भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, और याप्य और अनुक्रम को फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया।
जिस प्रकार से हमने सुख साध्य और कृच्छ साध्य का फर्दर क्लासिफिकेशन देखा था, है ना, अल्प, मध्य और श्रेष्ठ, इस प्रकार से, यानी कि उत्कृष्ट, इस तरह से याप्य और अनुक्रम जो है इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसका आप श्लोक देख लीजिए एक बार, है ना, जो मैंने आपको समझाया उसके लिए यहाँ पर श्लोक है। श्लोक का रीड मार लो एक बार। सुख साध्यम मतम साध्यम कृच्छ साध्यम थ अपि च, है ना, द्विधम च आप्य साध्यम साध आप्यम यच अनुक्रमम साध्यानाम त्रिविधश्च अल्प मध्यम उत्कृष्टम, है ना, प्रति विकल्पो न त्वसाध्यानाम नियतानाम विकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि साध्यवादी दो प्रकार की होती है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। ठीक है, और असाध्यवादी ये भी दो प्रकार की, आप्य और अनुपक्रम, है ना। साध्यवादी को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अल्प, मध्य, उत्कृष्ट, है ना। और आपके जो असाध्यवादी है इसका कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आ रहा समझ में, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। आगे यहाँ पर अब अलग अलग व्याधि सुख साध्य के लक्षण बताए गए, है ना। फिर उसके बाद हम किसके देखेंगे, कृच्छ साध्य के लक्षण को देखेंगे, फिर याप्य के, फिर अनुक्रम के, इस तरह से अलग अलग व्याधि के लक्षण बताए गए हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि सुख साध्य व्याधि है। तो उसके लिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सुख साध्य के क्या लक्षण होते हैं, यानी किस प्रकार से आप पहचानोगे कि रोगी को जो रोग हुआ है वो सुख साध्य व्याधि है। ठीक, चलिए उससे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं बोलते रहता हूँ और ये कैमरा बंद हो जाता है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब ये श्लोक को देखिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है, सुख साध्य के लक्षण यहाँ पर बता रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, देखिए दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ, क्या बोला यहाँ पर, हेतवः पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्य च। तो यहाँ पर क्या बोला, है ना, यहाँ पर क्या बोला, सुख साध्य व्याधि में क्या होता है, हेतव, हेतव यानी कि हेतु, हेतव का मतलब क्या होता है, हेतु हेतु का आप क्या बोल सकते हैं, कारण। ठीक है, फिर पूर्व रूपाणी यानी कि पूर्व रूप, है ना, पूर्व रूप, पूर्व रूप क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को मान लो क्या है, प्रतिशय हुआ है। ठीक है, तो रोग के होने से पहले, है ना, रोग के होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, प्रतिशय होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्व रूप कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो प्रतिशय होने वाला है ना, तो उससे पहले प्रतिशय रोग होने से पहले ही कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि बात करते हैं, आपको बुखार भी आ सकता है ना। ठीक है, आपका शरीर दर्द कर सकता है, ठीक है, आपका किसी काम में मन भी नहीं लगेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब पूर्व रूप कहलाएंगे। पूर्व रूप यानी कि व्याधि होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, पूर्व रूप। ठीक है, और आगे यहाँ पर क्या बोला, रूपाण्य, रूपाण्य यानी कि रूप, रूप यानी कि लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, सुख साध्य व्याधि में क्या होता है, हेतु, पूर्व रूप और रूप, इनके लक्षण कैसे होते हैं, अल्प होते हैं, है ना। क्या बोला, हेतु, पूर्व रूप और रूप, इन तीनों के लक्षण, ये तीनों जो होते हैं कैसे होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं, ये तीनों अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है, यानी कि कारण कम होते हैं, पूर्व रूप और रूप लक्षण ये भी क्या होते हैं, कम होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत् न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः। तो यहाँ पर क्या बोला, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों लाइन को मैं एक साथ समझाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, दोष, दोस्त आप सभी जानते हैं, है ना, दोष आप सभी जानते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ। तो यहाँ पर दोष से आप अभिप्राय ले सकते हैं कि वातज रोग, पित्तज रोग और कफज रोग। ठीक है, दोष इसको आप रोग बोल दे एक प्रकार से यहाँ पर। ठीक, चलिए, यानी कि वातज रोग हुआ है या पित्तज रोग हुआ है या कफज रोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको शब्द दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, दुष्य, है ना। दुष्य का मतलब क्या होता है, दुष्य का मतलब जो भी दोषों के द्वारा दूषित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, दुष्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं रस, रक्त आदि धातु जो होती है ना, रस, रक्त आदि जो 7 धातुएं होती है ये क्या कहलाती है, दुष्य कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत् न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुर
उपक्रमः, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर 4 बातें बोली गई है। एक तो क्या बोला इन्होंने, एक बोला यहाँ पर अतुल्य दृश्य, अतुल्य दृश्य। अभी आप सुनते जाइए, है ना, सब कुछ समझ में आएगा, सुनते जाइए, उदाहरण के थ्रू आपको बताऊंगा, है ना। तो ये 2 लाइनों में क्या बोला गया, अतुल्य दृश्य की बात की गई है ना। उसके बाद क्या बोला यहाँ पर, प्रकृति, अतुल्य प्रकृति की बात की गई है ना, अतुल्य प्रकृति की बात की गई है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर अतुल्य ऋतु की बात की गई है, अतुल्य ऋतु की बात की गई है। और चौथा यहाँ पर अतुल्य देश की बात की गई है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, अतुल्य दृश्य का मतलब क्या हो जाएगा, अतुल्य दृश्य यानी कि जिस भी दोष के कारण रोग हुआ है, तो वो रोग और दृश्य इन दोनों के समान गुण नहीं होना चाहिए। अतुल्य प्रकृति यानी कि, अतुल्य प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा, अतुल्य प्रकृति का मतलब ये हो जाएगा कि रोग, है ना, जिस भी दोष के कारण रोग हुआ है तो उसके गुण और प्रकृति यानी कि किसी मानव की जो भी प्रकृति है, आपको पता है 7 प्रकार की प्रकृति होती है, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और त्रिदोषज, ठीक है। तो जिस भी दोष के कारण रोग हुआ है और मनुष्य की जो प्रकृति है, तो इनके गुण भी समान नहीं होना चाहिए। अतुल्य ऋतु यानी कि दोष और ऋतु ये भी समान नहीं होना चाहिए, और अतुल्य देश यानी कि दोष और देश वो भी क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। इसको आप उदाहरण से समझिए, है ना। देखिए थोड़ा जहां पर स्पेस है वहां ले जाता हूँ, ये अब देखो, अब आप समझते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा आपको, है ना। हर चीज को मैं डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, इसको आप समझो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, है ना, या एप्लीकेशन में जो देख रहा है, तो आपको लेक्चर छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरा लेक्चर समझ के करते हो तो, ठीक है। देखिए मैं क्या बोला, सबसे पहले हमने क्या बोला, अतुल्य दृश्य। तो इसका उदाहरण आप देखिए, इसका उदाहरण से आप समझिए इसको आप, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अतुल्य दृश्य का मतलब क्या हो जाएगा, अतुल्य दृश्य का मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, किसी व्यक्ति को शीत, है ना, किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को शीत गुण प्रधान, है ना, शीत गुण प्रधान कफ दोष के कारण रोग हुआ है, कफ दोष के कारण उसे क्या हुआ है, रोग हुआ है, ठीक है। और ये दोष जो होता है, क्या करता है, ये दोष जो होता है उष्ण गुण प्रधान, है ना। अगर ये दोष क्या करता है, उष्ण गुण प्रधान रक्त को दूषित करता है, रक्त को क्या करता है, दूषित करता है। तो ये लक्षण किसका लक्षण हो जाएगा, ये लक्षण, है ना, ये लक्षण किसका हो जाएगा, ये जो लक्षण मैंने बताया ये क्या कहलाता है, अतुल्य दृश्य कहलाता है। यानी कि ये व्याधि कैसी है, ये व्याधि सुख साध्य है ना। देखिए यहाँ पर शीत गुण प्रधान कफ दोष ने क्या किया, उष्ण गुण प्रधान रक्त को दूषित किया। तो ये लक्षण किसका हो जाएगा, सुख साध्य व्याधि का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा हमने क्या बोला, अतुल्य, है ना, अतुल्य प्रकृति, ठीक है। तो अतुल्य प्रकृति मतलब क्या हो जाएगा कि रोग और प्रकृति दोनों के गुण समान नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लो किसी को क्या हुआ है, अगर मान लो किसी को कफ दोष, है ना, कफ दोष हुआ है ना, कफ दोष के कारण अगर मान लो किसी को रोग हुआ है, तो मनुष्य जो है, उसकी जो प्रकृति है, यानी कि रोगी की प्रकृति या तो फिर क्या होना चाहिए, वातज होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, उसकी प्रकृति पित्तज होना चाहिए, कफत प्रकृति नहीं होना चाहिए। अगर कफत प्रकृति होगी तो फिर देखिए यहाँ पर रोग और प्रकृति दोनों के गुण समान हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, अतुल्य प्रकृति यानी कि रोग और जो प्रकृति वो समान नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को क्या हुआ है, कफ प्रकोपित हो जाने के कारण रोग हुआ है, तो उसकी प्रकृति या तो क्या होना चाहिए, वातज प्रकृति होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, उसकी प्रकृति पित्तज प्रकृति होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सुख साध्य का लक्षण हो जाएगा। आगे हमने क्या बोला, अतुल्य ऋतु, है ना। अगला हमने क्या देखा था, अतुल्य ऋतु, है ना, अतुल्य ऋतु यानी कि इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बात करके आप सभी को पता है, हेमंत ऋतु में क्या होता है, कफ दोष प्रधान होता है ना, कफ दोष क्या होता है, प्रधान होता है। तो हेमंत ऋतु में क्या होना चाहिए, हेमंत ऋतु में रोगी को जो रोग हुआ है, या तो
वात के कारण होना चाहिए या तो पित्त के कारण होना चाहिए, कफ के कारण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये किसका लक्षण हो जाएगा, अतुल्य ऋतु का लक्षण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सुखसाध्य व्याधि हो जाएगी। ठीक है, और आगे हमने क्या बोला, अतुल्य देश यानी कि देश और रोग जो है, दोष जो है, वो भी समान गुण वाले नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, आप अगर मान लो कहाँ पर रहते हो, अनुक्रम देश में रह रहे हो, ठीक है, अनुक्रम देश में आप सभी को पता है, अनुक्रम देश जो होता है वो वात कफ प्रधान होता है ना, वात कफ दोष प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो व्याधि है, रोग जो है वो किस दोष के कारण होना चाहिए, पित्त दोष के कारण होना चाहिए, है ना, पित्त दोष के कारण होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सुख साध्य का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वही बताया गया है उन दो श्लोक के लाइने में। उन दो देखिए यहाँ पर, न च तुल्य गुणो दुष्यो न दोष प्रकृति भवेत, न च काल गुण तुल्यो न देश दुरुक्रम, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि दुष्य, प्रकृति, काल और देश, इन सबके गुण दोष के गुण के समान नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या बोला, गतिर एका यानी कि दोष एक मार्ग में स्थित होना चाहिए, है ना, या तो दोष क्या हो, ऊपर की ओर गमन करता हो यानी कि ऊर्ध्व आता हो, या तो रोग नीचे जाता हो, यानी कि एक मार्ग में जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो अगर किसी को सिर पर सिर्फ उल्टी है, यानी कि अब उल्टी क्या हो जाएगा, ऊपर से बाहर निकालेगा वो रोग को, है ना, रोग ऊपर से बाहर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सुख साध्य का लक्षण हो जाएगा। अगर मान लो किसी को उल्टी और डायरिया यानी कि अतिसार दोनों चीजें, तो यहाँ पर ऊपर से भी रोग बाहर आ रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, दो मार्ग में स्थित यहाँ पर रोग है, तो वो फिर सुख साध्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से रोग क्या होना चाहिए, एक मार्ग में स्थित होना चाहिए। ठीक है, दोष नवत्वम यानी कि नया होना चाहिए, है ना, च रोगस्य उपद्रव, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपद्रव न पैदा होना चाहिए। ठीक है, और दोषश्च एकः सम उत्पत्तो देह, और यहाँ पर जो रोग हुआ है वो एक दोष के कारण होना चाहिए। ठीक है, या तो वात दोष प्रकोपित हो जाने से, या तो पित्त दोष प्रकोपित हो जाने से, या तो कफ दोष प्रकोपित हो जाने से, यानी कि एक दोष के कारण रोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वातज पित्तज कफज वातज, इस तरह से नहीं, एक दोष के कारण उसको क्या होना चाहिए, रोग होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला, देह सर्व औषध क्षम, और रोगी का जो शरीर है वो चिकित्सा में होने वाली सारी विधियों को सहन करने वाला हो। जैसे कि आप औषध की बात करते हैं, तो औषध क्या होती है, मृदु भी होती है, औषध क्या होती है, मध्य भी होती है, और तीक्ष्ण भी होती है। तो वो सारी प्रकार की औषधि को उसकी शरीर जो है वो सहन करने लायक हो, है ना। चिकित्सा में होने वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं, शोधन हो गया, शमन हो गया, अग्निकर्म हो गया, कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो सारे चिकित्सा की विधियों को सहन करने वाली बॉडी हो। ठीक है, और चतुष्पादो, और यहाँ पर आगे क्या बोला कि चिकित्सा के 4 पाद सुलभ हो, यानी कि चिकित्सा के चारों पाद क्या अवेलेबल हो। ये सब क्या होते हैं, सुख साध्य के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको पूरा श्लोक डिटेल में बता दिया। हिंदी आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, रोग के हेतु पूर्व रूप और लक्षण अल्प मात्रा में हो, है ना, वात आदि दोष और रस रक्त आदि धातु दुष्य समान गुण वाले हो। देखिए यहाँ पर क्या बोला, वात आदि दोष और रस रक्त आदि धातु, यानी कि यहाँ पर ये बोला कि दोष और दुष्य समान गुण वाले न हो। आगे यहाँ पर क्या बोला, दोष, है ना, दोष और प्रकृति, देखो दोष और प्रकृति समान गुण वाली न हो, है ना। और आगे आगे यहाँ पर क्या बोला, रोग या दोष ऋतु के गुण के समान न हो, और जो भी दोष हुआ है या रोग हुआ है वो देश के गुण के समान भी न हो। ठीक है, रोग एक मार्ग में स्थित हो, रोग नया हो, है ना, कोई एक दोष रोग की उत्पत्ति का कारण हो, है ना, यानी कि एक दोष प्रकोपित हो जाने के कारण रोग हुआ हो, शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा को सहन करने की शक्ति रखता हो, और चिकित्सा के चारों पाद अवेलेबल हो या सुलभ हो। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अगला। देखिए वही चीज मैं इंग्लिश में लेकर आया हूँ, तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कृच्च साध्य, है ना, कृच्च साध्य देखिए यहाँ पर। अब देखो कृच्च साध्य, कृच्च का मतलब भी क्या होता है, कृच्च का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, यानी कि कष्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा करते वक्त क्षार, है ना, क्षार हो गया, शस्त्र हो गया, अग्निकर्म, विष, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और है ना, और कृच्च साध्य व्याधि जो होती है, इसके जो लक्षण होते हैं वो सुख साध्य व्याधि से मिलते जुलते होते हैं, ना, सुख साध्य व्याधि के लक्षणों से, सुख साध्य व्याधि के लक्षणों
से मिले जुलते होते हैं ना, मिले जुले होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य में बले। यहाँ पर क्या बोला, निमित्त। निमित्त का मतलब क्या होता है, कारण, है ना। पूर्व रूप और रूप, ये इनका बल कैसा होता है, मध्यम बल होता है। वहां पर अल्प मात्रा में था, लेकिन यहाँ पर मध्यम बल होता है। ठीक है, काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य 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 अंतमस्य च। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर क्या होता है, काल प्रकृति दुष्य, इन तीनों में से किसी एक के गुण जो होते हैं वो दोष के गुण के समान होते हैं। वहां पर क्या था, वहां पर काल प्रकृति दुष्य देश चारों के गुण जो थे वो दोष के समान नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनमें से किसी एक के गुण जो थे वो रोग या दोष से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोला, हाँ, गर्भिणी, रोग किसको हुआ हो, गर्भिणी को हो, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को हुआ हो, है ना, बुजुर्ग को हुआ हो, और बाल यानी कि बालक को हुआ हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला, न अति उपद्रव पीड़ितम, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया कि उपद्रव उत्पन्न हो लेकिन अधिक मात्रा में न हो। ठीक है, और शस्त्र छार अग्निकृत्या नाम, और यहाँ पर आगे क्या बोला गया कि कृत्य साध्य रोगों में क्या होता है, चिकित्सा करते समय शस्त्र चार अग्निकर्म इनका प्रयोग किया जाता है ना। और रोग नया न हो, क्या बोले यहाँ पे आगे, रोग नया न हो। ठीक है, यानी कि रोग कैसा हो, पुराना हो। और कृच्छ देशजम, कृच्छ देशजम यानी कि रोग कहाँ पर हो, मर्म स्थान में उपस्थित हो, मर्म स्थान हो। जैसे कि बात करते हैं हृदय, वस्ती, है ना, शंकर प्रदेश, ये सब क्या होते हैं, मर्म स्थान होते हैं, तो वहां पर रोग हुआ हो। ठीक है, और विद्यात एक प्रथम रोगम, है ना, न अति पूर्ण चतुष्पदम। और यहाँ पे ये बोला कि रोग जो हो, है ना, रोग जो क्या हो, विद्यात एक प्रथम, यानी कि रोग क्या हो, एक मार्ग में स्थित न हो। ठीक है, और न अति पूर्ण, और रोग का हो, एक मार्ग में स्थित न हो, क्या बोले यहाँ पर, सॉरी, रोग जो एक मार्ग में स्थित हो, विद्यात एक प्रथम, यानी कि रोग क्या हो, रोग एक मार्ग में स्थित हो, है ना, रोग एक मार्ग में स्थित हो लेकिन चार पात अवेलेबल ना हो। मतलब वहां पर क्या था, एक मार्ग में स्थित था रोग लेकिन चार पात अवेलेबल, है ना। लेकिन अगर मान लो भले रोग एक मार्ग में स्थित है, लेकिन अगर मान लो चार पात अवेलेबल ना हो तो वही व्याधि क्या हो जाएगी, कृच्छ साध्य हो जाएगी। इसको आप कुछ इस प्रकार समझिए कि कृच्छ साध्य व्याधि कौन सी व्याधि बनती है, सुख साध्य ही तो कृच्छ बनती है। अगर आपको सुख साध्य व्याधि हुई है, आप लंबे समय तक उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, है ना, तो वही फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कृच्छ साध्य में हो जाएगी। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि रोग भले एक मार्ग में हो लेकिन चिकित्सा के चार पद अवेलेबल न हो। आगे यहाँ पर क्या बोला, द्विप्रथम, रोग अगर मान लो दो मार्ग में हो लेकिन ज्यादा पुराना न हो, तो ये सब क्या होते हैं, कृच्छ साध्य द्विदोषजम, यानी कि सब क्या होते हैं, कृच्छ साध्य के लक्षण बताए गए हैं। हिंदी में आप देख लीजिए इसको, जिस रोग में हेतु पूर्व रूप और रूप के क्या हो, मध्यम बल हो, समय प्रकृति और दोष, समय यानी कि काल प्रकृति दोष, इनमें किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो, यानी कि समय प्रकृति दोष, इनके गुण इनमें से किसी एक के गुण क्या हो, दोष के गुणों से मिलती जुलती हो। रोग किसको हुआ हो, गर्भिणी को हुआ हो, वृद्ध को हुआ हो, या बालक को हुआ हो, है ना। उपद्रव तो हो पर अत्यधिक उपद्रव न हो, है ना, उपद्रव तो हो लेकिन ज्यादा उपद्रव न हो। ऐसा रोग हुआ हो जिसमें शस्त्र चार अग्निकर्म करना पड़े। ठीक है, यानी कि उससे चिकित्सा हो उनकी। और रोग कैसा हो, पुराना हो, है ना, रोग पुराना हो, शरीर के किसी मर्म स्थान में यानी कि कृच्छ स्थान में स्थित हो, और वात पित्त का रोग या अधः शाखा कोष्ठ या मर्म स्थ संदिग्ध एक ही मार्ग का, और एक ही मार्ग का रोग हो पर चार पात अवेलेबल ना हो, है ना, और दो मार्ग में रोग हो लेकिन ज्यादा पुराना ना हो। ये सारे क्या होते हैं, कृच्छ साध्य के लक्षण बताए गए। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं याप्य, है ना, याप्य। तो याप्य क्या होता है, याप्य मैंने आपको बताया था ना, याप्य में क्या होता है, आयु, देखो इसके लक्षण देखिए आप, याप्य जो होता है ना, इसके जो लक्षण होते हैं एकदम विपरीत होते हैं सुख साध्य के, है ना। कृच्छ साध्य में मिलते जुलते थे सुख साध्य के, लेकिन यहाँ पर एकदम विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर शेषत्वाद आयुष्यो याप्यम साध्यम पथ्य सेवया, यहाँ पर ये बोला गया है कि आयु शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से उस व्यक्ति को यानी कि रोगी को चलने फिरने लायक बनाया जा सकता है। अगर मान लो चिकित्सा में जरा भी गड़बड़ी हुई
है ना, औषधि देने में जरा भी गड़बड़ी हुई, जरा भी चुके, तो वो रोग जो होते हैं, वो रोग जो होते हैं क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर लब्ध अल्प सुखम अल्पेन हेतु न हेतुन अशुभ प्रवर्तकम। अगर जरा भी चिकित्सा में गड़बड़ी हुई तो वो दोष जो होते हैं या रोग जो होते हैं वो भयानक रूप से फिर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि रोग को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन पथ्याहार विहार देकर आप कुछ समय तक रोगी को चलने फिरने लायक बना सकते हैं। अगर चिकित्सा में आपने जरा भी गड़बड़ी करी तो वो रोग भयानक रूप से फिर बढ़ जाता है। गंभीरम बहुधातु स्थितम, तो यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर रोग जो होता है यानी कि दोष जो होता है वो गंभीर धातु में स्थित हो जाता है। गंभीर जैसे की बात करते हैं, तो अगर मान लो रोग रस रक्त इनमें अगर हो, इन धातुओं में हो, है ना, सुपरफिशियल धातुओं में हो, तो वो किस में आ जाएगा आपका, उसका आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो दोष गंभीर धातुओं में चल गया, जैसे कि बात करते हैं मेद मज्जा, इन धातुओं में अगर पहुंच गया है तो वो फिर क्या हो जाएगा, याप्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मर्म संधि और रोग कहाँ पर हो, मर्म संधि में आश्रित हो, है ना, नित्य अनु, और आगे यहाँ पर क्या बोला, नित्य अनुसाइनम रोगम दीर्घ कालम अवस्थितम। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर रोग जो होते बार बार दौरे के रूप में क्या होते हैं, आ जाते हैं, और लंबे समय तक रोग क्या होता है, बना रहता है। विद्यात द्विदोषजम, तो ये सब किसके लक्षण है, ये आपके याप्य के लक्षण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो भयानक रूप में बढ़ जाता है, यानी कि आयु शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार देने से हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जरा भी गड़बड़ी करी तो यही रोग वापस भयानक रूप से बढ़ जाता है। जिस रोग में गंभीर धातुओं में दोष चले गया हो, है ना, अनेक रक्त आदि धातुओं में रोग क्या हो गया हो, प्रविष्ट हो गया हो, है ना, मर्म संधियों में दोष का आश्रय हो गया हो। ठीक है, और जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो, है ना, और बहुत दिनों तक जो चला आता हो, लंबे समय तक जो बता रहता है रोग, और जो दो दोषों से उत्पन्न हो, वे सब किसके लक्षण हैं, असाध्य याप्य के लक्षण कहे गए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे है प्रत्याख्येय या अनुक्रम। अनुक्रम नाम से ही पता चल रहा है ये चिकित्सा करने योग्य नहीं है ना, चिकित्सा करने योग्य, चिकित्सा करने योग्य, है ना, ये क्या है, चिकित्सा करने योग्य नहीं है। ठीक है, और प्रत्याख्येय, प्रत्याख्येय यानी कि यहाँ पर आप अगर मान लो चिकित्सा कर भी रहे हैं तो आप उनके परिजनों को बोल दे कि मरने के मतलब बचने के चांसेस कम है। अगर वो हाँ बोल देते कि आप कीजिए तो आप फिर चिकित्सा कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर तद्वत प्रत्याख्येयम, यानी कि प्रत्याख्येय जो व्याधि होती है उसके क्या लक्षण है, तो त्रिदोषजम, यहाँ पर क्या होता है, तीनों दोषों के कारण रोग होता है। क्रिया पथम अतिक्रांतम, है ना, और चिकित्सा की यहाँ पर चिकित्सा कर्म करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है। सर्व मार्ग अनुसारिणम, और यहाँ पर रोग जो होता है सभी मार्गों में चल जाता है ना, ऊर्ध्व अधो तिर्यक सभी, अपने सभी मार्गों में रोग क्या होता है, चले जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, औत्सुक्य, अर्ति, मोह और इंद्रियों का नाश हो जाता है ना, पुरुष दुर्बल हो जाने के कारण यहाँ पर व्याधि की शक्ति बढ़ जाती है, और अरिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। अरिष्ट का मतलब क्या होता है कि मृत्यु होना तय है ना, तो ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, प्रत्याख्येय या अनुक्रम व्याधि के लक्षण है। देखिए आप यहाँ पर जो रोग गंभीर यानी कि मेद मज्जा आदि में स्थित हो गया हो, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो, तीन दोषों के कारण रोग हुआ हो, जिसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी कोई लाभ प्राप्त न होता हो, जिस रोग में दोष अपने से सभी मार्गों में क्या हो गए हो, आश्रित हो गए या चले गए हो, बार बार यहाँ पर क्या होती है, उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है, मोह, इंद्रियों की शक्ति का भी नाश हो जाता है, पुरुष दुर्बल होता है, व्याधि की शक्ति बढ़ जाती है यानी प्रबल हो जाती है, और यहाँ पर अरिष्ट के लक्षण यानी कि यहाँ पर मृत्यु होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अरिष्ट यानी कि मृत्यु होना तय है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अनुक्रम या प्रत्याख्येय व्याधि है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 5 या 10 नंबर ये देके जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है अपने कॉलेजों के ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे कंटेंट का बेनिफिट मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।